हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए मैंने एक करेंट अफेयर्स का सेट भी आपके लिए अपलोड किया है। इसके साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना तेज़ी से बहुत सारे टेस्ट आपके कराए जाएं और आपका क्विक रिवीजन हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें कम से कम 30 सेट मैं आपके लिए कवर कराऊंगी। बिहार दरोगा के सेट होंगे, सब में 100 क्वेश्चन होंगे हर सेट में, और आप मेरे साथ साथ इन सेट को लगाते जाइए। कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए और इसके साथ ही अपनी तैयारी को नई धार देते जाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिहार दरोगा का सेट 1 है। ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का ये सेट है, बहुत ही अच्छा सेट है ये। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपकी परीक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं, 4 ऑप्शंस हैं, आपको दिख रहे हैं। भास, कालिदास, भवभूति, राजशेखर। सही उत्तर है ए, भास। बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं कि स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। फ्रेंड्स, 5 से 7 सेकेंड का समय लीजिए, ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद से आंसर को सोचिए और मेरे बताए गए आंसर के साथ उसको मैच कीजिए। ठीक है, हो सके तो एक पेपर पेन ले लीजिए और उस पर आंसर्स को लिखते जाइए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इन सारे टेस्ट के जैसे जैसे ये टेस्ट मैं अपलोड करती जाऊंगी, इनके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालती जाऊंगी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 12 दिसंबर से आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हर टेस्ट को अपलोड करने के साथ ही मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, सरोद, वीणा, तबला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं, इनमें सबसे प्राचीन है सी, वीणा। वीणा के विषय में आप जानते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सरस्वती माँ की जो प्रतिमा बनाई जाती है, जो कल्पना की जाती है, उसमें उनके हाथों में वीणा रहती है। और आदि शक्ति के रूप में जब आदि काल में सरस्वती माँ का अनावरण हुआ था, उस समय भी उनके हाथ में वीणा थी। ऐसी कथाएं हम सुनते हैं वसंत पंचमी के विषय में। चलिए, इस तरह से कनेक्ट करते जाइएगा, आपको याद भी होता जाएगा और चीज़ें दिमाग में सेट होती जाएंगी। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे? प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे मनु, जिन्होंने लिखी थी मनुस्मृति। मनुस्मृति के रचयिता मनु थे और इसको एक तरह से विधि संहिता के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर क्या है? डी, मनु। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? देखिए, विक्रमशिला नाम का प्राचीन विश्वविद्यालय कहीं और नहीं बल्कि अपने बिहार में ही है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक ने की थी और उस शासक का नाम था धर्मपाल। ठीक है, उस शासक का नाम था धर्मपाल। अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक बिहार का सेट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि परम सौगात की उपाधि किस पाल शासक ने ली थी? महिपाल ने ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गोपाल कौन था? पाल वंश का संस्थापक था। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाला जो सामंत था वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, उन्हें लगता है कि जहांगीर ने किया, क्योंकि जहांगीर के समय मुगल काल की जो चित्रकला थी वो अपने चरम पे थी। लेकिन जहांगीर ने इस शैली का प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि इस शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। बी, हुमायूं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू
रीति रिवाजों में, हिंदू भक्ति में और हिंदू कला में विशेष रूप से रुचि लेने वाला जो शासक था, मुग़ल शासक, वो था अकबर। तो अकबर ने ही लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। एक और प्रश्न यहाँ से आता है कि अकबर ने किस उस्ताद से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? किन से? लाला कलावंत से। मुग़ल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? देखिए, ये जितनी भी महिलाएं हैं ये सभी मुग़ल काल की महिलाएं हैं। नूरजहाँ बेगम के विषय में तो आप जानते ही हैं कि ये हिंदुस्तान की मलिका हुई थी। जेबुन्निसा बेगम भी मुग़ल काल की प्रसिद्ध महिला थी। जहाँआरा बेगम शाहजहाँ की सुपुत्री थी, यानी औरंगजेब की बहन थी। हमसे पूछा गया है कि किसने ऐतिहासिक विवरण लिखे? ऐतिहासिक विवरण लिखने वाली मुग़ल काल की महिला थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। अगला प्रश्न है, अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ में किसका अनुवाद है? अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ में किसका अनुवाद है? देखिए, रामायण और महाभारत के विषय में आप जानते हैं कि इनके अनुवादों का नाम क्या है, ठीक है। एक नाम आता है रज़्मनामा। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रज़्मनामा किसका अनुवाद है, फारसी अनुवाद कौन से ग्रंथ का है, महाभारत का या रामायण का? खैर, इस प्रश्न का उत्तर है पंचतंत्र। अनवारे सुहेली पंचतंत्र नामक ग्रंथ का अनुवाद है। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? बीडी सावरकर ने जो गुप्त संगठन स्थापित किया था उसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत ये एक क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त संगठन था, जिसकी स्थापना वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। बाकी जितनी भी हैं, युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सभी क्रांतिकारी संस्थाएं ही थी, ठीक है। अनुशीलन समिति के बारे में आप जानते हैं, सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी पटना में, बिहार में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में भी आपको पता है। फिर इसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनाया गया था। तो इन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। मेनली हम यहाँ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो टेस्ट पे ही फोकस करते हैं। बाकी ये सारे प्रश्न हमें आगे आने वाले टेस्ट में मिलेंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। आपको याद होगा, मैंने कई बार अपने सेट में बताया भी है आपको कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों ने मिलकर 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या के प्रयास में बम फेंका था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 1908। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? ये हुआ था 1925 में। इस षड्यंत्र केस में क्या हुआ था? काकोरी षड्यंत्र में सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था, जो कि ट्रेन से जा रहा था। काकोरी स्टेशन पे उस ट्रेन पे हमला किया गया था लूटने के लिए, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो अभियुक्त थे, आपको पता ही है, सबके सब बहुत ही फेमस नाम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किस वर्ष की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में, ठीक है। 1913 में कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में की थी। कामागाटा मारू क्या था? देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से बहुत ही फेमस है भारतीय इतिहास में। लेकिन ये कामागाटा मारू था क्या? ये वास्तविक रूप में एक जहाज था, ठीक है। एक जहाज था ये, जिसमें कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से ये फेमस है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है कौन से वर्ष में? कब हुआ ये लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, और तब से विक्टिम की जगह सर्वाइवर का वर्ड यूज़ करना भी हम लोगों ने प्रॉपर्ली शुरू किया। 17वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है 2005 में, ठीक है, 2005 में।
मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? देखिए, ये भारत में संबंधित है RTI अधिनियम से। RTI अधिनियम से संबंधित ये आंदोलन है जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? ये पारित हुआ था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है, 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास समय कम है और इस कम समय का इस्तेमाल आप केवल रिवीजन करने में ज़्यादा लगाएं। नई चीज़ों को जानने का समय अब आपके पास मेरे ख्याल से नहीं है। ये रिवीजन का समय है और ये टेस्ट सीरीज आपके रिवीजन का काम करेगी। एक आध नए प्रश्न मिल सकते हैं तो उनकी चर्चा फिर बार बार आएगी और आपको अपने आप वो याद हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा समय एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रही। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देखिए, ये जितने भी नाम दिए गए हैं सबके सब संसदीय समितियां हैं। इनमें जो सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति, जिसमें कि केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद, हम तो जानते हैं कि भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। हमारी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये नियंत्रण किस तरीके से रखती है, किस माध्यम से रखती है? ये संसद रखती है संसदीय समितियों के माध्यम से। विभिन्न प्रकार की और विभिन्न विषयों पर संसदीय समितियों का गठन किया गया है। समितियां बनती रहती हैं समय समय पर और कई सारी स्थायी समितियां होती हैं, कई तदर्थ समितियां होती हैं और इन्हीं के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है भारतीय संसद। इनमें से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? दो ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में और सरकारी आश्वासनों के बारे में। दो और भी ऑप्शन है जो दूसरे पेज में है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आकलनों के बारे में और अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। इसका सही उत्तर है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। प्रश्न क्या था? किसके विषय में संसदीय समिति नहीं गठित की गई है? अल्पसंख्यकों के कल्याण के विषय में संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है। 24वां प्रश्न है, कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सही उत्तर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो CAG होते हैं, ये सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है क्योंकि ये संसद के अंग नहीं है, ये संसद के अधीन कार्य नहीं करते, इनका स्वतंत्र कार्य होता है। 25वां प्रश्न है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका सही उत्तर है आकलन समिति। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। इस प्रश्न में मैंने बताया था कि लोक लेखा समिति है और टंग स्लिप हो गया था कि इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य मिक्सअप होते हैं, है ना। आकलन समिति में होता है कि केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है B, आकलन समिति। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अलावा कौन सा राज्य का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो आप जानते हैं राजस्थान का भी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी है, गाजियाबाद वगैरह का, हरियाणा का गुड़गांव वगैरह भी आ जाता है और पंजाब शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? C, पंजाब। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान है तीसरा। भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है?
कि भारत में किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। आपको पता है कि पुदुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये किसी एक जगह पे नहीं है, ये 3 अलग अलग राज्यों में 4 जगहों पर है। ठीक है, 3 अलग राज्यों में है और मैप में देखेंगे तो 4 जगह हमें पुदुचेरी दिखेगा। ये 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? देखिए, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आप देखिए, बंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, है ना। और अब आप याद कीजिए कि हम हमेशा से क्या पढ़ते आए हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसमें सबसे पश्चिम में हमें क्या मिलेगा? सबसे पश्चिम में हमें मिलेगा बंगलुरु। जोधपुर भी है पश्चिम की तरफ, बल्कि सारे के सारे ये तीनों ही पश्चिम की तरफ हैं, दिल्ली को छोड़ दें तो। लेकिन चूँकि जो पश्चिमी घाट है वो बंगलुरु के आसपास है। ठीक है, तो बंगलुरु की जो ऊंचाई है, इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे फैक्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो बंगलुरु की ही ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ज़्यादा है इन चारों ऑप्शंस में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ये तो आप जानते ही हैं कि नवीन मोरदार पर्वतों में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे कि हिमालय नवीन मोरदार पर्वत है और इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है पिरेनीज, डी पिरेनीज। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार है, मैं थोड़ा समय दे रही हूँ रिपीट करके ताकि आप अपना आंसर सोच सकें। पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? जो ऑप्शंस हैं इनमें देखिए, ऑप्शंस क्या क्या हैं? कोकोनिको, कोलोराडो, एक्वेरियस, कोलंबिया। सही उत्तर है कोलोराडो। कोलोराडो सबसे बड़ा पठार है इन ऑप्शंस में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो ₹5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत कितना खर्च होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में प्रीपेड मीटर लग रहे हैं और बिहार के साथ साथ पूरे देश में अब प्रीपेड मीटर की स्कीम लागू होने जा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बिजली के मीटर के हिसाब से हम सभी के घरों से संबंधित है। इसका आंसर है ए, ₹5। विद्युत खर्च ₹5 होगा। चलिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को कौन से सिरे से जोड़ना चाहिए? इसको जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। ठीक है, आधार सिरे से, बेस सिरे से इसको जोड़ना चाहिए। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। ये तो हम सभी जानते ही हैं, चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता का तत्व है, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है इसलिए। कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? प्रश्न देखिए, प्रश्न है, पढ़ लीजिए इसको। ऑप्शन दिखाती हूँ। आर्सेनिक, ऑस्मियम, जर्मेनियम, रेडियम। सही उत्तर है सी, जर्मेनियम। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है। आगे बढ़ते हैं। इन तत्वों में से कौन अर्धचालक है? देखिए, जितने भी तत्व हैं इनमें अर्धचालक है सिलिकॉन। सीसा जो है वो तो आप जानते हैं चालक नहीं है, चांदी तो बहुत अच्छा सुचालक है और एल्युमिनियम भी सुचालक है, बस अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन। 41वां प्रश्न है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन इनमें से है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं।
कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग इसमें से है बी मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजाइड। सोडियम बेंजाइड को खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शहद का महत्वपूर्ण घटक क्या है? शहद का महत्वपूर्ण घटक है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज शहद का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। लौंग के तेल का मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? लौंग के तेल का मुख्य कंपोनेंट, लौंग का तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से, दांत के दर्द में तो बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है यूजेनॉल। यूजेनॉल। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी होती है? लोग अक्सर सोचते हैं कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस की जो गति है वो कम हो जाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, जबकि होता क्या है, सांस की गति बढ़ जाती है। ठीक है, सांस की गति इस समय बढ़ जाती है। मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? ठीक है, देखिए, सांसों को नियंत्रित करता है। मुझे जहाँ तक पता है, मानव शरीर का ताप को नियंत्रित करने वाला भाग है थैलेमस। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ। हृदय कब आराम करता है? हृदय आराम दो धड़कनों के बीच करता है। देखिए, ऐसे तो हृदय कभी आराम नहीं करता, जो रियलिटी है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिला है दो धड़कनों के बीच। तो सही बात है भाई, दो धड़कनों के बीच में तो हृदय धड़कता नहीं है, दो कंसेक्यूटिव धड़कनों के बीच में, इसलिए दो धड़कनों के बीच हम यहाँ पे आंसर मानेंगे। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर, हार्ट के साथ साथ हार्ट के बराबर नाड़ी का स्पंदन होता है ह्यूमन की कलाई में। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिजन यानी एंटीबॉडी, और हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसको ये बढ़ाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने। अब चलिए, ग्रीन हाउस पे ही कई सारे प्रश्न हमें मिलेंगे, और ग्रीन हाउस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आजकल के परिप्रेक्ष्य में। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, ओजोन भी होती है, जलवाष्प भी होता है। यहाँ पर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जलवाष्प, जलवाष्प, वाटर वेपर। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। किसकी सांद्रता के कारण? कौन सी ऐसी गैस है जिसके बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? अगेन आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जानते हैं आप, फोटोसिंथेसिस की क्रिया तो इसके बिना हो ही नहीं सकती, और हानिकारक भी है क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है बहुत ज़्यादा। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो कौन सी गैस है? ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर है बी, मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस गैस का उत्सर्जन होता है वो गैस है मीथेन। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली को शुरू किया गया है 1957 ईस्वी में, 1957 में। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई है 1982, 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है?
देखिए, इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे, कई कहेंगे रिजर्व बैंक करता है, कई कहेंगे कि वित्त मंत्रालय करता है, कई बोलेंगे मैनेजमेंट करता है, लेकिन सही उत्तर है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। न्यूनतम कितने करोड़ रुपए की निधि रखकर भारतीय रिजर्व बैंक कितनी भी मुद्रा छाप सकता है? ये अमाउंट है 200 करोड़। कम से कम 200 करोड़ रुपए का फंड रख के भारतीय रिजर्व बैंक कितनी भी करेंसी छाप सकता है। अगर 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के बिक्री के मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं तो बस आंसर ही बताते चल रही हूँ जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। आंसर है 50%, डी 50%। किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा? 120 डिग्री। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 77 है। यदि लड़कियों का औसत अंक लड़कों से 25% अधिक है तो लड़कों का औसत अंक कितना है? आप इसको सॉल्व करते रहिए, मैं तो बस आंसर बताते चल रही हूँ। ए 70। ठीक है, लड़कों का एवरेज मार्क्स कितना होगा? 70। किसी वस्तु पर अगर चिन्हित मूल्य पर, यानी जो प्रिंटेड प्राइस है, उस पर 25% की छूट दी जाती है तो उससे जो लाभ होता है ये 25% है। 25% की छूट दी जाएगी तो लाभ 25% होगा। तो फिर उसी मूल्य पे अगर 10% की छूट दी जाए तो कितना परसेंट लाभ होगा? 50%। ठीक है, 50%। 65वां प्रश्न है, देखिए कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। इसमें से किस ऑप्शन को जोड़ने पे 2 मिलेगा? सही आंसर है ए 1.4/17। डेली मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? अब यहाँ से इम्पोर्टेंट जीके शुरू है, मिसलेनियस का, ध्यान दीजिएगा। डेली मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका प्रकाशन होता है बी लंदन से। गार्जियन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका भी प्रकाशन लंदन से ही होता है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की। मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। केजीबी किस देश की गुप्तचर संस्था है? केजीबी रूस की गुप्तचर संस्था है। मालावी किस देश की राजधानी है? देखिए तेजी में चल रही हूँ, मुझे पता है आपके पास समय काफ़ी कम है। मालावी किस देश की राजधानी है? मालावी राजधानी है गुयाना की। ए गुयाना की राजधानी है मालावी। केन्या की राजधानी कहाँ है? बहुत आसान प्रश्न है। केन्या की राजधानी तो नैरोबी है, सभी जानते हैं भाई। आगे चलते हैं। मॉरिशस की मुद्रा इनमें से क्या है? मॉरिशस की मुद्रा है रुपया। मॉरिशस की मुद्रा है रुपया। डॉलर है नहीं, पाउंड है नहीं, रैंड नहीं है, रुपया है। क्यात किस देश की मुद्रा है? देखिए अभी इसमें जितने भी आपको देख रहे हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा आपको पता है, नेपाल की मुद्रा पता ही है आपको, भूटान भी जानते हैं। एक क्या बच गया? म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है। सी माउस आंसर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बैबेज को। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर राज अय्यर। डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
सदिर जापारोव को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? ये बने हैं किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति। योवेरी मुसेवेनी ने 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता है? इन्होंने युगांडा का छठा कार्यकाल जीता है। युगांडा के राष्ट्रपति हैं ये। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के तौर पर घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं कोलकाता नगर निगम, इंदौर नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। इसका सही उत्तर है डी, यानी ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। विशाखापत्तनम कहाँ है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की जो बात चल रही थी पिछले साल 1.5 सालों में, उसमें से एक विशाखापत्तनम भी है। किस फार्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है? ये हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के बारे में आप जानते हैं, ये फार्मूला 1 रेसर है। इन्हें ही ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है। कोरिया गणराज्य के द्वारा किस भारतीय को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? कोरिया गणराज्य के द्वारा MM नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2019 के तहत कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है? सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। प्रथम इंडिया सिटीज हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार शहरों का हैप्पीनेस रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर का रहा? इसमें पहला स्थान रहा है लुधियाना का, पंजाब के लुधियाना का। किस भारतीय संस्था ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने वाली संस्था है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 के बाद 8वां सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष कौन सा रहा? ये वर्ष रहा है 2020। 2020 वर्ष जो है वो 1901 के बाद 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को प्राप्त हुआ है 85वां स्थान, 85वां स्थान प्राप्त हुआ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जनवरी 2020 में किस राज्य में आयोजित किया गया? ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था गोवा में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया है मणिपुर में, बी मणिपुर। किस मंत्रालय ने भारत पर्व का आयोजन किया? किस मंत्रालय ने भारत पर्व का आयोजन किया? ये भारत पर्व का आयोजन किया है गृह मंत्रालय ने, बी गृह मंत्रालय। किसान फसल राहत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है झारखंड राज्य में। किस देश की संसद ने पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? सही उत्तर है सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। किस राज्य में जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल की गई है? देखिए, जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल और अनूठी पहल की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेडोका। टेस्ला ने अपनी भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे किया है? कि टेस्ला ने अपनी भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन किया है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और ऐसे भी आप जानते ही हैं कि भारत का टेक हब है बेंगलुरु। जनवरी 2021 में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष पुराने हो चुके वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाए जाने की घोषणा की गई है? 8 वर्ष पुराने, जो भी 8 वर्ष पुराने वाहन होंगे उन पे ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। ये घोषणा सड़क परिवहन मंत्रालय ने की है। जनवरी 2021 में किस कंपनी ने ब्रेकर नामक एक लोकप्रिय पॉडकास्ट ऐप का अधिग्रहण किया? यह अधिग्रहण किया है ट्विटर ने। युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए उदयन सारथी ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए उदयन सारथी ऐप शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है? ये ऐप लॉन्च करने वाली कंपनी है भारती एक्सए जनरल इंश्योरेंस। इस कंपनी ने कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है। इसके साथ ही हमारे 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तुरंत मुझे बताएंगे कि कितने प्रश्न आपने सही किए, और इंतज़ार कीजिए दूसरे सेट का। दूसरा सेट भी हो सकता है कि आज ही आपको मिल जाए। और साथ ही साथ इसका PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे साथ में ही शेयर कर रही हूँ। अपलोड के साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे PDF भी शेयर कर रही हूँ, तो जल्दी से फटाफट ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। थैंक यू।